बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद का इजहार करते हैं कि जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी मौजूद होंगे। यौमुल जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बरकतों, रहमतों और दुआओं का दिन है आज। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए अगर आप चाहें। खाकसार को कहते हैं उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। दुआ है आप हमेशा खुश रहें और जैसे कि आपने भी कहा कि आज जुम्मतुल मुबारक है तो हमें भी दुआओं में याद रखेगा और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एक बहुत ही खूबसूरत सा शो लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत कुछ होने वाला है। ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से बात करेंगे, दिलचस्प तबसरे भी करेंगे, सेहत की बात होगी और इसके साथ साथ जैसे कि हम कहते हैं कि तारीख के और आंख भी पलटेंगे। तो 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। उम्मीद करते हैं आपको शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा और अगर गलती से मिस भी हो जाए तो हमारे सोशल मीडिया पर पेजेस हैं, वहां जाएं और हमारे शो को दोबारा से आप एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जी, माहम की दी गई हिदायत पर अमल करें और सुबह शाम क्रिकेट की बात करेंगे। हाईलाइट्स को अगर हम डिस्कस कर लें तो एशिया कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। मैंने आपको कहा था हम फेवरेट है। आप कह रही थी अगर मगर की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है, भारत टाकरा होना ही आप कह रही थी कोई सरप्राइज हो सकता है। मैंने आपको कहा था कोई सरप्राइज नहीं होना, हम फेवरेट है, हम जीत जाएंगे। मोमेंटम पकड़ चुके हैं। जब भारत से जीतेंगे तब भारत के खिलाफ हम आस्तीनें चढ़ा रहे हैं। जब भारत से जीतेंगे तब हम बात करेंगे। चले फाइनल में अब जो रिवायती हरीफ है वो भारत के साथ जोड़ पड़ने वाला है हमारा, और भारत भी परेशान है कि जनाब ये फाइनल में हमारे पीछे ही आ गए। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में पहुंची है और ये बड़ा टाकरा 28 सितंबर इतवार के रोज होगा। उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा और जो 2 हार पाकिस्तान का मुकद्दर बनी थी उसका बदला सूद समेत ले पाएगा। इस पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही बात करेंगे कुरान और हदीस में जन्नत की हकीकत क्या है और ये इंसानों को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, और इस पर रूहानी मौलज हमें ज्वाइन करेंगे। उनके साथ साथ हम इस तमाम मामलात पर, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और हेल्थ को भी हम मौजूद बहस बनाएंगे। जी बिल्कुल, जो वक्त से पहले बुढ़ापा बुढ़ापा आनी ना, अल्लाह का शुक्र है सुबह सुबह हो जाता है। अभी चाय नहीं ना मिली आज। अभी जरा स्टार्ट मिला। तो जी बुढ़ापा जो वक्त से पहले आ जाता है, क्यों आता है, क्या वजह होती है, और हम तो यंगस्टर्स हैं तो हम अभी से वैसे बूढ़े हो चुके हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए, दौड़ते हुए हमें फील होता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं। आप अपनी बात तो कुछ लोगों को जी आप बात ना करें, ये देखिए मैं तो यूं खड़ा होकर बैठ भी सकता हूं। कुछ लोगों को वक्त से पहले बुढ़ापा आ सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। नेचुरोपैथी हमारे जी मेहमान होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनसे जानेंगे क्या वजूहात होती हैं। और आलमी मंजरनामे पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त यहाँ जमी हुई हैं जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी वहां उन्हें ज्वाइन किया। ओवल ऑफिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही और इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं, मगर ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहला बाज़ाब्ता तौर पर 2 तरफा राब्ता। माम रात गई, बड़े जबरदस्त विजुअल्स आए हैं मुलाकात के और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो यूं थम्स अप कर रहे हैं, ग्रेट गाय कह रहे हैं और मिलने के लिए बेताब हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि मेरे दोस्त आ रहे हैं जनाब। तो अमरीकी सदर मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तानी वफ्द के हमरा वाशिंगटन पहुंचे तो एयरबेस पर उनका रेड कारपेट पर अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने इस्तकबाल किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म का मोटरकैड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना हुआ, व्हाइट हाउस पहुंचा। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए, जहां पर वो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने वाले हैं। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज को उजागर करेंगे। साथ ही मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर को उजागर किए जाने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर सोशल मीडिया पर अपना पैगाम भी जारी किया। जी बिल्कुल, और कहा है कि भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 जो है वो कामयाबियों से भरपूर साल है और हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल भी जारी रहेगा। अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो ये बड़ी अहम मुलाकात है, क्लोज है, और जब दूसरे मुल्कों के लीडरान से ट्रंप साहब मिल रहे होते हैं
तो इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, इतना वो मौका नहीं देते किसी को बात करने का, उनको इंटरप्ट करते हैं। ये मुलाकात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि कौन से अहम मामलात ज़ेर बहस आए होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ी एक तारीखी मुलाकात थी, और जिस तरीके से देखें, इवन मुलाकात से पहले उन्होंने जो बातचीत की, और जब उन्होंने कहा एक अजीम लीडर मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और फील्ड मार्शल भी, उन्होंने कहा एक अजीम लीडर है। तो एक्नॉलेजमेंट वहां से स्टार्ट की, और जिस तरीके से पिक्चर्स आई हैं, देखें, जिस तरह कहा जाता है ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, उससे मैसेज कन्वे हो रहा है, उसमें तो चीजों की क्लियरिटी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनका एक तो शुक्रिया अदा किया है जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, और उन्होंने खास तौर पर जो सीज फायर करवाया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उस पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, और उनका कहा कि अगर ये जंग होती तो इसके नताइज खतरनाक हो सकते थे। मिडिल ईस्ट की बात भी है, गजा की जो सूरत हाल है उसको वहाँ पे एंड, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि लाइकली है कि फ्यूचर में सीज फायर लाइकली इसमें हो जाएगा। और फिर उन्होंने टैरिफ पे भी उनका शुक्रिया अदा किया फॉर मैनेजिंग इस टैरिफ के इशू को, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन कंपनीज आगे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, एग्रीकल्चर में, आईटी में है, एनर्जी में है, माइंस एंड मिनरल्स में, रीजनल सिक्योरिटी की बात भी, और उनका इस बात का भी शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान का जो रोल है वार ऑन टेरर में, उन्होंने इसका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको एंडोर्स किया था, उसका उनका शुक्रिया अदा किया है। और फर्दर इस बात का इयादा किया गया है कि जी हमारे ताल्लुकात जो होंगे मजीद इसमें मजीद बढ़ेंगे, और उनको इनवाइट भी किया है कि जी आप पाकिस्तान का विजिट करें। तो मेरे ख्याल में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मीटिंग जो हुई है कि पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है दैट हैज बीन बीइंग एक्नॉलेज्ड अक्रॉस द ग्लोब, और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान की बनी है, क्रेडिबिलिटी बन गई है, वो एक्नॉलेज हो रही है। बेशक इंडिया की क्रेडिबिलिटी की बात करें, और बहुत ही खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई है, और जैसे कि आपने भी कहा कि तस्वीरें बोलती हैं, चेहरे बोलते हैं, और विजुअल जिस तरह के आ रहे हैं बहुत ही खुश आइंद हैं। अब भारत को धूल चटाने के बाद पाकिस्तान खित्ते का अहम प्लेयर बनकर सामने आ चुका है। सिफारती सतह पर हम देख रहे हैं गैर मामूली ताल्लुकात देखने में आ रहे हैं, और भारत के अलावा तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो भारत को अब कितनी तकलीफ होगी ये सब देखने के बाद, और कि क्या मसाइल हो सकते हैं, और भारत फिर दोबारा से अपनी हठधर्मी बरकरार रखेगा, या फिर जो मामलात चल रहे हैं भारत के साथ कोई मुज़ाकरात की मेज पर आएगा? इंडिया बहुत वीकर विकेट पे चला गया है, और वहां पे और इस तरह आइसोलेशन भी है, साइड लाइन भी हो गया है, एक्सपोज भी हो गया है। अब उनके जो अपने थिंक टैंक्स है, अपने मीडिया के जो सेंसिबल लोग हैं, वो खुद अभी बता रहे हैं कि हम कहाँ पे पहुंच गए और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया। तो एक वहां पे है, और जिस तरीके से भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रेड कारपेट वेलकम किया गया, बल्कि उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी रेड कारपेट उन्होंने वेलकम किया, और उन्होंने कहा मोदी ने हमें कहाँ लेके पहुंचा दिया और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। सो हम ये क्रेडिबिलिटी थे अपने डिप्लोमेसी को, मिलिट्री डिप्लोमेसी जो अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और जिससे पाकिस्तान का आप देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर 3 दिन में 3 दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले हैं। तो एक बहुत बड़ी तारीखी बात है कि इतना आपको मौका मिलना, फिर आधे घंटे की बात होनी थी वो 1.5 घंटे में चली गई, फिर आप इम्पोर्टेंस देख लें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपना जो खोया हुआ मकाम था, और विद द लीडरशिप ऑफ अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मिलिट्री लीडरशिप जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और आप देखें एक ही चीज है कि इनके लिए फील्ड मार्शल की लीडरशिप में मार के हक हुआ और बुनियाद में महसूस हुआ, बिल्कुल डायनेमिक्स बदले हैं, और उसी का समर है। हम देख रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब वो जो आप कह रहे हैं कि हमारा मकाम कहीं खो गया था, वो रीगेन कर लिया, हमने वापस हासिल कर लिया। हमारे साथ ही रहिएगा। नायला साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। पाकिस्तान के अगर हम देखें तो चीन के साथ ताल्लुकात भी बहुत मिसाली हैं, अमेरिका के साथ भी बामी ताल्लुकात पे हम गर्म जोशी जो है वो देख रहे हैं, और ये बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। दोनों ममालिक के दरमियान अब मिसाली ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना, ये पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंज है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखिए, बहुत अहम है, क्योंकि चीन आपका जो है ना वो
ऑल वेदर फ्रेंड है, वो आपके आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं जी। और आपके जो हैं वो डायरेक्ट पड़ोसी भी हैं, आपके बॉर्डर्स उनके साथ मिलते हैं। तो चीन की अहमियत तो आप बिल्कुल उसके ऊपर तो कोई बहस कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन के रवाबित 1972 में इस्टेब्लिश करवाए थे। हमने उसमें जो है कलीदी रोल अदा किया था जब हेनरी किसिंजर और निक्सन का जमाना था ये, तो इनके रवाबित इस्टेब्लिश हुए थे। पाकिस्तान उस वक्त से जो है हमेशा एक अमन की जो है वो काविशों में रहा है हमेशा से ही, और कामयाब भी रहा है क्योंकि इनके रवाबित जो बने वो भी हमारी काविशों से ही बने थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी मतलब अमेरिकी लीडरशिप भी इस बात को समझती है कि चीन के साथ जो हमारे रवाबित हैं वो किसी के मतलब खिलाफ नहीं है, और ना ही हम जो है कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग हैं। ये हमारी हुकूमत ने बहुत पहले से वाज़ेह कर दिया था कि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में, आप देखें इंडिया जो है वो क्वाड का हिस्सा है। क्वाड जो है वो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का ग्रुप है सिक्योरिटी, और वो साउथ चाइना सी में चाइना के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे ऐसा कोई रोल नहीं है। आपने गल्फ में भी जो है अमन की बात की है, और जो आपका स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, वो भी जो है ये है कि आपका दुख मेरा दुख, मेरा दुख आपका दुख, आप पे हमला मेरा हमला, मेरे ऊपर हमला आपके ऊपर हमला, जो कि नेटो की जो शिकें हैं उनके उससे भी ये मतलब सिमिलैरिटी है। यकीनन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हमने हमेशा अमन की बात की है और अमन ही चाहते हैं। मसूद साहब आपकी जानिब आऊंगी। अमन की बात हो रही है और गजा में जब तक अमन ना हो मेरे ख्याल से खित्ते में अमन नहीं हो सकता। और गजा की बात करें तो इसराइली दहशतगर्दी अभी भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने मसले फ़लस्तीन के हल के लिए किस नकाती प्लान पेश कर दिया, अभी तक इस मंसूबे के नकात सामने नहीं आ सके हैं। तो अमेरिका का मसले फ़लस्तीन के हल के लिए क्या कोई मुजव्वज़ा प्लान हो सकता है और गजा का जो मसला है ये हल हो सकता है? लिए है देखें कि जिस तरीके से जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जल्द सीज फायर हो जाएगा। फिर टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब ने भी बात की है, उन्होंने कहा कि अच्छी बात हुई है। तो प्रपोजल्स इसमें बहुत सारी हैं, और एक तो प्रपोजल उसका भी चल रहा है, टोनी ब्लेयर का एक इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, तो स्टीव विटकॉफ भी इसमें है। तो हम देख होपफुली नेक्स्ट मेरे ख्याल में 10 to 15 डेज होपफुली थिंग्स और कोई इसमें लाइकली सीज फायर हो सकती है, और जिस तरीके से बातचीत वगैरह चल रही है, और स्पेशली जब उनकी मुलाकात हुई, देखें कि 8 इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज के जो लीडर्स थे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे, तो वहाँ भी सारी ये चीजें डिस्कस हुई हैं। और जब कल हमारी ये जो मुलाकात हुई उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉइंट वहाँ पे रेज किया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब इवन प्रेसिडेंट ट्रंप अब रियलाइज कर रहे हैं कि उनके अपने क्रेडिबिलिटी के लिए ये सीज फायर करवाना गजा वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाकी साथ जिस तरीके से वो खुद क्लेम करते हैं और सही बात है कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं, बट दिस इज मोस्ट बिल्कुल जंगें रुकवाई हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और वो इसकी ख्वाहिश भी रखते हैं और इसका वो इजहार भी करते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक सिफारतकार नायला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इस मामले पर अपनी राय दे रहे थे, तज्ज़िया दे रहे थे, और यकीनन ये जो विजुअल्स हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद हैं और पाकिस्तान की जो समत हैं उसका तायुन भी कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स में अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतरीन हो रहे हैं, और जहां कहीं लग रहा था कि हमने अपना वो इमेज खो दिया, दोबारा से बहाल हो रहा है। और इंडिया जो बेचारा करना चाह रहा था पाकिस्तान के साथ, वो खुद हो गया। जो गड्ढा इंडिया खोदना चाह रहा था पाकिस्तान के लिए, उसमें अब वो खुद गिर चुका है। जब आप किसी के लिए एक गड्ढा खोदें तो फिर 2 खोदें, दूसरा अपने लिए तो अपने लिए खोद चुके हैं और वो गिर भी चुके हैं। अब तो खैर इसी तमाम तर जी सूरत हाल के बाद अब हमें ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, दीगर मौज़ूआत शामिल करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। सदियों से जन्नात का जिक्र इंसानी तारीख, मज़ाहिब और रिवायात में मिलता आया है। कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरह जिन नाजिल हुई जिसमें जन्नात की हकीकत, उनकी सिफात और उनके रवैये बयान किए गए। मगर आज भी अक्सर लोग इस बात पर हैरान रहते हैं कि जन्नात कहाँ रहते हैं, क्या वो इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और क्या वाकई साया या कब्जा जैसी बातें हकीकत रखती हैं, या ये सब
हमारा वहम। जी बिल्कुल, और आज के प्रोग्राम में जी हम इसी पर इसरार मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि जन्नात और शैतान में क्या फ़र्क है और इनसे बचाव के लिए कौन सी कुरानी आयात और दुआएं पढ़नी चाहिए, और अगर अचानक ना हो जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ जी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ रूहानी मुआलिज कारी शफीकुर रहमान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जन्नात की तख्लीक और उनकी फितरत के बारे में क्या बताया गया है, और अगर ये वाकई नज़र आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर भाई, असल में जिन जन्न दोनों मौजू है, इंसान भी है। तो देखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिन का तज़किरा किया है। सूरत जिन इस बात की अलामत है कि जिन के वजूद से कोई इनकार नहीं है। सही। सूरत जिन कुलू अन्ना उस्तामा नाफर मिनल जिन्नी वन्ना मिन्ना सालियुना मिन्ना दूना दालिक, ये तमाम आयात, और व मिन शर्रिल नफ़ासाति फिल उक़द, और इसी तरह मिन शर्रिन नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। आगे लफ्ज़ है मिनल जिन्नाति वन नास, यहाँ भी जिन का लफ्ज़ है। बीच में से आप अपनी बात यहीं से मुकम्मल कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि ये जो वसवसे डालना है, ये भी जन्नात का काम है या ये फिर कोई और मामला है? देखें, ये जन्नात के ज़रिए ही वसवसास और इसी तरह जो न वो ख्यालात आते हैं। अच्छा। बसा औकात ये होता है कि जिन आपके करीब है करीन की शक्ल में, बसा औकात आपके जिन ऊपर सवार हो चुका है, और बसा औकात ये भी होता है हदीस के मुताबिक कि जिन आपके खून की तरह आपके अंदर गर्दिश करता है, जैसे खून है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि जिन आपके गोश्त का हिस्सा बन जाता है, हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। ये भी मुमकिन है, और हदीस का तो कोई इनकार नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि शयातीन इंसान के खून में जैसे खून चलता है, ऐसे इंसान के अंदर वो जिन्नात तो कारी चलते साहब, हैं। शैतान और जिन में फ़र्क? देखें, एक तो बड़ा पौप है ना, सरगना है। सही। हदीस में अगर देखें तो आप देखें, वाशरूम में जाने से पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इससे पता चलता है कि अगर जिन्नात वहाँ हैं, जिन्नात हैं, तो दुआ पढ़नी है। अच्छा कारी साहब, अब ये भी एक इसी से रेलिवेंट सवाल है कि अब जगह बड़ी कंजेस्टेड है, आबादी बढ़ गई है, जगह कम है। पहले वॉशरूम्स थोड़े से दूर हुआ करते थे आपकी रिहाइश से, आपके कमरों से, लेकिन अब तो आपको पता है कि वो अटैच वॉशरूम है हर कमरे के साथ। तो ये भी खराबी का बायस बन रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि बसा औकात अक्सर आपका दरवाज़ा खुला रह जाता है वॉशरूम का, बैतुल खला का, और उसके लिए तो देखें स्पेशल ख़ास तौर पर आयात हैं दीन की तरफ से जो हमें सिखाई गई हैं, मतलब दुआएं हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए वहाँ पर दाखिल होने से पहले। तो इसकी वजह से कितने मसाइल बढ़ रहे हैं? देखें, जो हमारे बेडरूम में वॉशरूम है, वहाँ वॉशरूम का होना इंतहाई खतरनाक है। अच्छा। और इंतहाई खतरनाक इस तरह, और वहाँ अंदर 7 शीशे भी हैं हमारे साथ, यानी जिस वक्त शीशा देखते उस वक्त भी बंदा बेतकल्लुफ होता है, वॉशरूम में भी आदमी बेतकल्लुफ वाली बात है। तो वहाँ अगर दुआओं का एहतमाम ना किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान देते। मैंने एक दफा इलाज करते वक्त एक केस इस तरह का आ गया कि एक साहिब को बुखार बहुत शिद्दत से हो गया। सही। तो मैंने कैसे हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास लेके जाए, जिस वक्त बच्चे लेके जाने लगे मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो उसके बाद उसकी फौरी हाजिरी हो गई। तो हाजिरी हुई तो किस्सा मुख्तसर यह है कि उसने कहा इसने वॉशरूम ऐसी जगह पे किया जहां हमारा दस्तरखान बिछा हुआ था, और हमने उसके एक्शन रिएक्शन में इसको पकड़ ली। तो मैंने उसे कहा कि ये तो आपको देख नहीं सकता था, आप आगे पीछे हो जाते हो। कहने लगे कि देखे ये हमें देख नहीं सकता था, तो कम अज कम अपने रसूल की बताई हुई दुआ पे अमल तो कर सकता था। मैंने कहा उसका मतलब, कहने लगा कि अगर ये दुआ पढ़ के वॉशरूम करता तो दुआ की बरकत से हमारे दरमियान में पर्दे आ जाते। सही। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इसी तरह आप खाने में देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाएं। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो आपके दस्तरखान से शैतान हिस्सा लेता है। तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ने से शैतान हिस्सा लेता है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके पास ही है। इसी तरह एक तीसरी मिसाल देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़दवाजी रिश्ते के मुतल्लिक फरमाया कि बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान फीमा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ के आदमी जो ना वो प्राइवेट कमरे में प्राइवेसी इख्तियार करता है, तो उसके बाद उनके दरमियान में शैतान हाइल नहीं होता। बसौकात ऐसा भी होता है कि ये दुआ ना पढ़ने की वजह से आपस में क्लैश भी हो जाती, आपस में इख्तिलाफात भी हो सकते, और बसौकात
प्रेगनेंसी के मसाइल में भी मामलात हो जाते हैं और बच्चे के अधूरेपन में भी मामलात आते हैं। तो इस दुआ की बहुत अहमियत है। आप जहां भी देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, रात ख्वाब के अंदर जिस वक्त आदमी बेचैनी का शिकार होता है, उसके ऊपर घुटन घबराहट आती है, सीने के ऊपर बोझ आता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी उठे तो फौरन से पहले एक तो दुआ वो है जो ख्वाब आए, शैतान ख्वाब दिखाता है और उसके बाद उसको जाहिल करना है, बाएं कंधे में आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि मा फ़ीहा, ये पढ़ के बाएं कंधे पे फूंके। कौन आदमी ऐसा जिसे ख्वाब नहीं आता और कौन आदमी ऐसा जिसे बद्दा या बुरा या डरावना ख्वाब नहीं आता। तो ये दुआ सबको याद करनी चाहिए। और अगर घबराहट हो तो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़ाबिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमादाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बि याहज़ुरून। मैं अल्लाह से डर के कहता हूं, अल्लाह पाक की कसम उठा के भी कह सकते हैं कि कोई आदमी जिन्नात के खौफ में मुब्तला हो, ये दुआ पढ़ ले, दुनिया का कोई जिन उसको खौफ में मुब्तला नहीं कर सकता। तो कारी साहब, अल्लाह के ये रसूल जो की दुआ जिन है ये क्या शैतान ही होते हैं? जिन देखें ये शैतान की एक नस्ल है। सही। या आप यूं कहें कि शैतान भी जिन्नों में से है। सही सही। शैतान ही जिन्नों में से है। तीन ही मखलूक है, इंसान है, जिन्नात है और 7 फरिश्ते हैं। शौरी मखलूक ये तीनों हैं। शैतान इन जिन्नात ही में से है। ठीक, सही। जिस तरह हमने कुरान जी की आयत पढ़ी मिनल जिन्नति वन्नास। अब जिन्नात की आगे मुख्तलिफ शक्लें सिफात भी है जिस तरह से बयान की गई हैं इनके बारे में। तो कारी साहब, इनमें कुछ बताया जाता है, कुछ नेक हैं कुछ बद हैं, ये मामला किस तरह से? देखें, आप नेक बद की कहते हैं, इनके अंदर अदियान भी है, इनके अंदर मसालक भी है, इनके अंदर अहले हदीस, अहले सुन्नत, देवबंदी, बरेलवी, ये सब इनके अंदर इनके अंदर इन चीजों का बीज किसने बो दिया? उनके अंदर भी इख्तिलाफात, जहां इंसानों से उन्होंने दीन सीखना है, दीन तो उनका वही है जो दीन मोहम्मदी है, बिल्कुल, जो कुरान सुन्नत की शक्ल में है। तो कुरान सुन्नत जहां क्लास कोई आलिम लगा के बैठा होगा वहां ये सीखे। तो फिर ये इंसानों में भी इख्तिलाफात करवा सकते हैं? इंसानों में भी इख्तिलाफात कराते हैं। कुरान करीम क्या था, वन्ना मिन्ना सालियूना मिन्ना दूना दालिक, हम में से कुछ नेकोकार है और कुछ नेकोकारों के अलावा है, और हम में से वन्ना मिन्नल मुस्लिमूना मिन्नल कासितून, कुछ हम में से बड़े दर्द रखने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बड़े बेरहम जालिम किस्म के जिन्नात भी हैं। बड़े बेरहम जालिम किस्म के जिन्नात भी, बदअकीदा जिन्नात भी, हत्ता के खुदा के मुनकर जिन्नात में से। कारी साहब, आपने अपने मुशाहिदे में क्या इंतहा देखी है जिस तरह से भी आप बात कर रहे हैं? देखें, सबसे बदी बुरी इंतहा तो यही है कि जिन बजाते खुद खुदा का इनकार करे और लोगों को खुदा के इनकार पर मजबूर करे, खुद ईमान से इनकार करे और ईमान से इनकार शिर्क की तरफ लेके जाए, शिर्क की तरफ लेके जाए, कुरान पढ़ने से वो तकलीफ दे, नमाज पढ़ने से तकलीफ दे। यही वजह है कि बसों औकात ऐसे लोग मरीज भी आते हैं, कहते हैं कि कुरान पढ़ने से तकलीफ होती वगैरह नहीं होती, नमाज कुरान गया तो सब कुछ गया बंदे का। नमाज कुरान जिक्र गया। अब हमारे लोग कहते हैं कि भाई, एक साहिब था वो कहने लगा कि ऐते करीमा ना 70 दफा से ज्यादा पढ़ लेना तो जिन्नात आ जाते हैं। हालांकि 70 या 100 का तो मसला ही नहीं है। अल्लाह रसूल की सही आदीस और सही आयात आप पढ़ें, आप 3 दिन में कुरान खत्म कर सकते हैं। बात समझ रहे? असल मसला यह है कि जिन्नात को जहां तकलीफ होनी शुरू हो जाती है तो वहां एक्शन का रिएक्शन आता है, तो वहां फिर लोग जो है वो पीछे आ जाते हैं। एक दुआ बताता हूं, जो आदमी ये दुआ पढ़ ले, दुनिया जहान का जादूगर, दुनिया जहान का शैतान, दुनिया जहान का शरीर, दुनिया जहान का कोई जिन, उससे दुनिया कायनात की कोई भी जर्रा बराबर तकलीफ नहीं दे सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, इसे रुकिया जबरील भी कहते हैं। जबरील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को ये सिखाया बाकायदा। शैतान अंगारे लेके खड़े थे, अल्लाह के रसूल एक वादी से गुजर रहे थे तो अंगारे लेके खड़े थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम है, ये शैतान आपके चेहरे पर या आप पर ये अंगारे फेंकना चाहते हैं, आप फौरन ये दुआ पढ़ें। कितनी प्यारी दुआ होगी ये दुआ जो रसूल कायनात को बताएगी। दुआ क्या है? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविदुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ व बरा व ज़रा मिन शर्रि मा यनज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यरजु फ़ीहा इला आखिरिल हदीस, आखिर तक ये दुआ आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। मतलब क्या है कि मैं अल्लाह के उन कलिमात के साथ अल्लाह की पनाह में और अल्लाह की जो ना वो पनाह में आता हूँ, जिन कलिमात के बाद दुनिया का कोई नेक अपनी नेकी की वजह से मुझे नुकसान नहीं दे सकता और कोई शरीर अपने शर की वजह से मुझे नुकसान नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है। आसमानी मखलूक भी, जमीनी भी, जमीन से निकल के जो ऊपर जा रही है वो और जमीन के अंदर दाखिल हो रही है वो,
आसमान से नीचे आ रही है वो, जो आसमान से ऊपर आ रही है वो, कोई चीज इनका नाम तो इतना बड़ा रेफरेंस है और रेफरेंस है इतनी वाकई। खूबसूरत दुआएं जो है वो आपने कारी साहब बिल्कुल हमारे देखने वालों को बताई हैं और उनसे यकीनन उनकी जो मुश्किलात है वो दूर हो सकती है, उनका अजाला हो सकता है और वो सुकून पा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया कारी साहब। और यकीनन और अगर किसी से मिस हो जाता है कोई भी इस हवाले से सेगमेंट है या दुआ है जो आप यकीनन याद नहीं कर पाते, तो वो आप डिजिटल मीडिया पर जाकर दोबारा से जी रिकॉल कर सकते हैं और याद कर सकते हैं और इन जन्नात से बच सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद दीगर मौज़ूआत शामिल करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम का फेवरेट सेगमेंट आ चुका है, मैं बस ये ऐड करना चाहूंगा। सॉरी। यस ऑफ कोर्स। कौन चाहता है कि वो बूढ़ा हो? हर कोई चाहता है कि वो हमेशा यंग ही रहे, लेकिन यंग रहा नहीं जाता। जो दुनिया में आया है, जैसे कहते हैं ना मौत बरहक है, इसी तरह बुढ़ापा भी बरहक है, आना ही आना है। उम्र ने बढ़ना ही बढ़ना एक कुदरती अमल है, लेकिन यस इसको फॉर अ टाइम बीइंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा देर तक हम यंग रह सकते हैं, लेकिन अब वो कैसे रह सकते हैं? मुतवाज़िन खुराक खा सकते हैं या ज़हनी दबाव कम कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बुढ़ापे का सबब बनती हैं और अर्ली एज में आप बूढ़े भी होना शुरू हो जाते हैं? और इस तरह की प्रॉब्लम जैसे कि हम यंग हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते तो हम थक जाते हैं, जैसे कि अब हम क्यों कह रही हैं आप अपनी बात करें? नहीं, आप मेरे साथ 5 फ्लोर चढ़ लें, उसको देख लेते हैं। नहीं, अब आप यानी कि आप ये कह रहे हैं मैं आपके मसाइल का हल जानता हूं। हमारे साथ आप ये कहना चाह रहे हैं फिटनेस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील साहब मौजूद हैं। हम अपनी बहस को समेटते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ पा रही? जमील साहब पहले के मसाइल इस मसले का हल करें, फिर बुढ़ापे की तरफ भी आते हैं। बहुत शुक्रिया। असल पे ये है कि मैं अभी भी सीढ़ियां चढ़ते हुए आया हूँ। अच्छा, आपने लिफ्ट इस्तेमाल? मैं कभी भी नहीं करता। अच्छा, अपने जो ये हमारे घुटने हैं ना, इनको एक्सरसाइज इससे अच्छी और कोई नहीं मिल सकती जो कि हमें करनी चाहिए। और हर सीढ़ी का स्टेप चढ़ते हुए आपको अल्लाह अकबर जो है ना वो कहते हुए आना है। आपका सांस भी नहीं फूलता, आपको प्रॉब्लम वैसे मैं यहाँ ऐड कर दूं, मुझे लिफ्ट से डर लगता है, मैं लिफ्ट नहीं। फिर आज पेलोडी टेस्ट का उससे ज्यादा संगीन मसला है। मैं कुरान और सेहत एक प्रोग्राम करता रहा हूँ 11 साल। मैंने ना लाइव आपकी तरह बैठ के किया चैनल 5 पे, 5 न्यूज़ पे। तो उसका जो सेट लगा हुआ था ना वो 8वें फ्लोर पे था और मैं डेली 8 फ्लोर जो है ना वो मैं चढ़ता था, सीढ़ियाँ चढ़ता था और उसी तरह सीढ़ियाँ उतरता था। उतरना आसान है, चढ़ना जरा मुश्किल है। और एक दिन मैं गया तो मेरे साथ एक होस्ट होती थी रक्षंदा बिलाल ना, तो वो उस दिन आई नहीं, तो उस दिन फिर मुझे सोलो करना पड़ता था। तो मुझे था कि रक्षंदा आई हुई होगी। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैं क्या मैं नीचे आ गया हूँ। लिफ्ट 2 नीचे आ गई, लड़का लेने के लिए आया। मैंने कहा नहीं मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है, मेरी रूटीन वो रखनी। मैं जरा तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गया तो जैसे ही मैं सेट पे पहुंचा सांस फूला हुआ। उन्होंने कहा जी सोलो। मैं कहा रक्षंदा कहते वो नहीं आई। मैं कहा रक्षंदा नहीं है, मुझे करना। अब वो मुझे उन्होंने कहा उधर से, उन्होंने कहा क्यों? तो साथ ही मैं सांस फूला हुआ था। मैंने कहा ऐसे है कि अस्सलाम वालेकुम, वो मैंने स्टार्ट लिया उसका प्रोग्राम का जो हम करते होते थे कि, तो वो कहते हैं, मैं साथ ही मैंने कहा देख जिस सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए और ये बहुत अच्छी हैं और मैंने उसको कवर अप उसमें ही कर लिया। तो मैं चूंकि सीढ़ियाँ चढ़ते आऊँ, मैं क्या ऐसा है कि मैं भी थोड़ा सा पानी लेता हूँ, आप भी गर्म पानी लीजिए और फिर जमील साहब दीन जो है हमारा खैर ही खैर है, इसमें फला ही फला है। अब आप जो बात करें, मतलब हमने इससे पहले जो सुना था और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि शायद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो अल्लाह अकबर पढ़ना है ये इसलिए कि बुलंदी पर जाने के लिए शायद कोई दुआ है या कोई इस तरह, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। आप बता रहे हैं सांस नहीं चढ़ेगा। दूसरा आपके अभी मैं चढ़ रहा था ना, तो जब मैंने अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू किया हर सीढ़ी पे, तो आपको मुझे एक सोच आई कि ऐसा क्यों कहा गया पढ़ने को। तो इसका मतलब है कि शायद हमारे में कहीं गुरूर तकब्बर ना आए कि हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बुलंदियों से बुलंदो बाला तर जो ज़ात अकबर है वो वही है। इसलिए उसने कहा कि जब आप बुलंदी की तरफ जाएं तो ये ज़हन में रखें कि इससे ऊपर वो है। क्या खूबसूरत बात। तो दूसरी बात, जब आप नीचे उतर रहे होते हैं तो आप सुभान अल्लाह पढ़ते हुए उतरें। तो वो चीज़ें अब हमने इसी से हम लेते हैं कि हम क्यों बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। एक तो हमने एक्सरसाइज छोड़ दी हुई है, वॉक करना छोड़ दी हुई है, हमारे पार्क्स वीरान पड़े हैं और हमारे वो जो ज़मीन के ऊपर जो घास और घास की शबनम के ऊपर जो हम नंगे पाँव चला करते थे वो सारा काम खत्म हो गया। शबनम जो किसी पत्ते के ऊपर पड़ी होती है, इससे अच्छी चीज और ये जन्नत का कतरा है। अच्छा, ये जन्नत का कतरा है। अगर आप सुबह उठकर घास के ऊपर कुछ 40 मिनट जो है वो आप नंगे पांव चलें और उसके बाद
वो शबनम जो पत्तों पे पड़ी होती है, जो साफ पत्तों पे, शफाफ पत्तों के ऊपर चमक रहे होते हैं जो कतरे, अगर वो आप कभी उस वक्त उसको पीकर ट्राई करें तो आपको अंदाजा होगा कि इससे अच्छा एंटी एजिंग और कोई चीज नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज, वॉक करना, वर्जिश करना, ये सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, उसके फायदे ये हमने आपने किताबों में पढ़े, हमारे टीचर्स ने पढ़ाए, बल्कि हमारे एग्जाम के अंदर ये सवाल जरूर आता था। यस। और हमने उसको तैयार किया होता था और हम उस पर अमल करते थे। जब पढ़ाया जाता था तो फिर अमल करने को भी दिल करता था। अब वो सारी चीजें जो है वो निकल गई। एक नहीं निकला तो ये मिस्टर चिप्स अभी तक नहीं निकला, ये पता नहीं कब जाएगा, जिसके ऊपर कहते हैं कम तो करदा रहे सपलियां सानू पादा रहे, वो वाले मतलब ऐसे स्टूडेंट अभी भी। सो बहरहाल हमें फितरत और नेचर, बैक टू नेचर, नेचर के करीब आना पड़ेगा। हमें पंजीरियां वापस लानी पड़ेगी, हमें देसी घी, देसी घी आपके लिए इतना अच्छा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है घी यानी देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा। तो जिसमें अल्लाह के नबी ने शिफा फरमाई हो, उसके अंदर आज कोई अहमक ये कहे कि नहीं इसमें बीमारियां, इससे हार्ट अटैक हैं, इससे मसले हैं, तो फिर ये हार्ट अटैक तो हमारे अबाउदात को होने चाहिए। कैसे वापस लाएं ये सब कुछ? इतनी जिद्दत आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा है, आउटडोर एक्टिविटीज ही नहीं रही। अब पेरेंट्स भी मोबाइल पे, हर बंदा मसरूफ है और इतनी मसरूफ जिंदगी में। स्पोर्ट्स को जो है वो शुरू करना पड़ेगा स्कूल लेवल से। हमें स्काउटिंग को वापस फाल करना होगा, हमें गर्ल्स गाइड को फाल करना होगा, हमें रेड क्रिसेंट्स और उसकी जो एम्बुलेंस ब्रिगेड और इस तरह की जो एक्टिविटी होती थी उनको लाना पड़ेगा। हमें अपनी एनसीसी को फाल करना पड़ेगा। पीटी का पीरियड हुआ करता था स्कूल में, पीटी का पीरियड हुआ करता था, पूरी ड्रिल होती थी, उसके अंदर पूरे तमाम बच्चों को खड़ा करके नमाज की ब्रेक हुआ करती थी। हमें तो याद है कि जी पहले वुजू करो, भागो वहां से, उसके बाद नमाज है जमात, और जमात के बाद चेक होता था। 2 पीटी मास्टर डंडा लेके खड़े होते थे कि जो लेट पहुंचेगा जमात में शामिल नहीं हुआ उसकी खैर नहीं। तो हमने वो सारी नमाज बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी। नमाज को हम सिर्फ सवाब की नीयत से ना रखें, उसमें और बेशुमार हमारे फिजिकली बहुत सारे फायदे हैं। अब तो जो आयुर्वेदा हैं वो और जो दूसरे मज़ाहब हैं, बुद्ध मत और ये, वो कहना शुरू हो गए हैं कि मुसलमानों की तर्ज पर नमाज पढ़ें। वो कहते हैं आप ईमान रखें या ना रखें, वो कहते हैं उनकी तर्ज पे आप एक्सरसाइज नमाज वाली करें, उसी हालत में करें। तो योगा ऐसे पोस्टर्स में वो बताते हैं जी ऐसे ही। और नमाज में भी जमील साहब अगर हम देखें, अगर कनेक्टिविटी देखें तो टांगों का आपका बहुत इस्तेमाल, और बुढ़ापे के बारे में कहा जाता है कि ये शुरू ही आपके टांगों से। जी ऐसे ही होता है। तो दूसरा आ गया कि ये हमारे यहाँ इस वक्त जो तेजी से आ रहा है बुढ़ापा आ रहा है, आप बच्चों को देख लें इतने फैटी हुए पड़े हैं, और उसके बाद उनके मसाइल देख लें कि वो सबसे पहले तो ये जो हमारे यहाँ जंक फूड है, फास्ट फूड है, फ्रोजन फूड है, उसके बाद ये डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और जितनी भी इस तरह के मशरूबात हमने जालसाजी किस्म के बना के, जो सिर्फ इंसान पैसा कमाने के चक्कर में और दूसरों को उस लानत पे लगा दिया हुआ है, या हमें अपने आप को बचाना है उन चीज़ों से। मैदा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने आप को बुढ़ापे से बचाना चाहते हैं तो आप टाइम एज मेडिसिन करें। मैंने एक फार्मूला दिया है पब्लिक को कि टाइम एज मेडिसिन, कि वक्त से इलाज करें, वक्त आपका इलाज करेगा। वो कैसे कि आपको टाइम से सुबह नाश्ता करना है, आप 8, साढ़े 8, 9 बजे तक कर लें, और उसके बाद शाम को 5, साढ़े 5 बजे तक आप जो है ना वो कर लें नाश्ता। ये 2 टाइम का खाना है, 3 टाइम का कहीं भी नहीं है, और 4, 4, 6 टाइम तो बिल्कुल नहीं है। इसराफ है, सारा इसराफ है। कुरान के अंदर सूरह मरियम की आयत नंबर अगर हम 61 पे जाएंगे तो वहां पे अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत में कोई ला यानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे, और उन्हें वहां उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। बुकरा व अशिया का लफ्ज है, बुकरा कहते हैं अरबी में सुबह को, और अशिया कहते हैं शाम को। तो हमें सुबह शाम की जो तलकीन की गई है जन्नत में भी वैसे ही मिलेगा, हमें उसी तरह से यहाँ भी वही जिंदगी जो करने का तरीका। नींद का कितना अमल दखल है, सुकून, क्योंकि डिप्रेशन भी आजकल होता है, ये कितनी वजह बनता है? अगर हम शाम को टाइम से इशा की नमाज पढ़ते ही, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिराग रोशनियां गुल कर दो, अंधेरा कर दो, अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद करो और सो जाओ। जल्दी सोना और जल्दी उठना सबसे बड़ी सेहत की अलामत है। और उसमें जो वो गनेडोट्रोफिन हार्मोन का आना है, उसका रिलीज होना है रात को 2:30 पौने 3 बजे के बाद,
और उसके बाद उससे जो भरपूर फायदे हमें लिए जाते थे हम उनसे महरूम हो चुके हैं और एक अरसे से महरूम है। दो चीजें मैं अक्सर कह रहा हूँ पब्लिक को कि एक आप नंगे पांव जमीन के ऊपर चाहे पैदल चलें या उस पे नंगे पांव बैठ जाएं जमीन पे, लेकिन 40 मिनट आप कुर्सी रख के नंगे पांव जमीन के साथ जोड़ें। एक वो अर्थ करें, वोल्टेज थेरेपी आप अपनी 0 वोल्ट करें अपने आप को, और दूसरा जो है ना वो टाइम से खाएं और टाइम से सो जाएं। मगरिब की अजान के बाद 20-25 मिनट तो है, उससे लेट करके आप खाएंगे तो फिर आपका फैटी लिवर आएगा, बेशुमार मसाइल आएंगे, बुढ़ापा नहीं, बीमारियां भी और भी मसाइल आने हैं, बुढ़ापा आना लेकिन है। कुछ ऐसी हदीस है डॉक्टर साहब अगर आप शेयर कर दें हमारी ऑडियंस के साथ, वक्त चूंकि कम है, कि अमल को स्लो डाउन किया जा सके किसी तरीके से। इस अमल को स्लो डाउन करने के लिए फितरत और नेचर वाली चीजों पे आए, ठंडी चीजों को तर्क करें, ठंडी चीजें कम कर दें। ठंड मौत की तरफ लेके जाती है, हरारत जिंदगी है। आपको सूप लेना है, ये चिकन को छोड़ देना। चिकन जितने का हम लेकर आते हैं 1.5 किलो तो कम से कम एक घर में आता है, तो वो 1.5 किलो जितने का आता है उतने का आधा किलो या 1 पाव बकरे का गोश्त नहीं आता है। अगर नहीं ले सकते तो आप काले चने का शोरबा लेकर उसका सूप बना के वो शोरबा पिए। आप मूंगी की दाल छिलके वाली पतली बनाकर उसको बतौरे जो है ना वो सूप के तौर पे आप उसको भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके अभी जो शुरू होने लगा है, साग शुरू हो रहा है, साग में पालक नहीं डालें, मेथी डालें और बाथू डालें। इससे अच्छा आपके लिए सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए गांव में इससे अच्छी चीज कोई नहीं। जैसे शहर वालों के पास लंडा बेहतरीन चीज है, उनके पास साग और वो चीज बेहतरीन है जो उसको बचाती है। और देसी घी का इस्तेमाल है और सूप और मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ लंदन से भेजती हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और वो जो हमने एक दफा पहले भी बताया कि आप खजूर ले लें, उसकी गुठली निकाल के उसका जो वजन करें, आपके पास वो 1 पाव हो, 1 पाव आपके पास फ्रेश बादाम की गिरियां हो और उनको कूट के अच्छी तरह यकजान कर लें और 1 पाव उसमें शहद शामिल कर लें। इससे अच्छी चीज आपके लिए और नहीं हो सकती। गेस टू कि मेरी उम्र कितनी होगी बताइए, अंदाजा कीजिए। आप तो स्वीट 16 लग वेरी गुड, ठीक हो गया। ये इन्होंने अपनी ब्रांड की प्रमोशन की है, इसके कपड़े पहन दिए। वेरी गुड। लोग मेरे बारे में गेस करते हैं कि मैं 40 to 45 के इन बिटवीन, बट आई एम 54। अच्छा माशाल्लाह, मेरे बाल जो है वो नेचुरल है, कोई कभी कलर ये नहीं देख लें, आपके पास लाइव एग्जांपल है कि ये आप बिल्कुल मुझे अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो आपके बालों का उम्र कलर ऐसे- देख के मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है। यस, और मेरे बालों का भी नुस्खा आपसे ले लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि फितरत के करीब आए, नेचर के करीब रहें। Yes. नेचर सबसे अच्छा उस्ताद आपको आखिर में बता देता हूँ कि एक उस्ताद का इंतखाब करें और वो है फितरत और वो है नेचर। जनाब आप फितरत का इंतखाब करें, फितरत के करीब रहें। हमारे करीब ब्रेक आ चुकी है जनाब, हमने ब्रेक शामिल करनी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जनाब फौरन से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। होशियार खबरदार, अब जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनकी जनाब शामत आने वाली है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को आखिरी डेडलाइन दे दी है और 2 टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि 7 अक्टूबर तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। अगर मुकर्ररा तारीख के बाद लाइसेंस के बगैर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएगा कोई शख्स तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई रियायत नहीं दी जाएगी और लाइसेंस के बगैर गाड़ी या फिर जो मोटरसाइकिल चलाने वाला होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी भी होगी और साथ में गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, और डेडलाइन जी 12 दिन बाकी हैं डेडलाइन में, और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा वो फौरी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने वाली है, तो फौरी तौर पर वो लाइसेंस बनवा ले ताकि बाद में जी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग न सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी है बल्कि ये अपनी और दूसरों की जान के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जल्दी जल्दी जी डेडलाइन है और इसको मीट करने और फटाफट लाइसेंस बनवाना है, पहला काम तो ये करना है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जी आगे क्या कार्रवाई होगी। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कहिएगा कि शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 1 अक्टूबर तक की जो डेडलाइन दी गई थी अब इसमें 7 दिन की तौसीह कर दी गई है, तो तारीख में तौसीह की बुनियादी वजह क्या बनी है? थैंक यू वेरी मच जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो डेडलाइन थी इसको 1 हफ्ता एक्सटेंड करने का रीज़न बेसिकली आवाम की सहूलत ही है, चूँकि जब से
लाइन दी गई तो आवाम ने बहुत ज़्यादा जो है हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स का और ट्रैफिक ऑफिस का रुख कर लिया। तो उसको हमने मज़ीद एक्सटेंड इसलिए किया कि जो रिस्पांस आया पब्लिक का उसमें उनको मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक तो टाइम एक्सटेंड कर दिया है, दूसरा जो हमारा मेन फैसिलिटेशन सेंटर है F6 वाला और जो फैज़ाबाद में हमारा ट्रैफिक ऑफिस है, उन दोनों को हमने अब 24/7 ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि जो लोग दिन में ऑफिस में या अपने कामों में बिज़ी होते हैं वो आफ्टर आवर्स में भी जो है वो आ सकते हैं हमारे ऑफिस में और आराम से अपना ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू करवाना हो, बनवाना हो या लर्नर्स इशू करवाना हो तो उसके लिए वो आ सकते हैं। उसके अलावा भी बाकी हमारे जितने खिदमत मराकज़ हैं और जो पुलिस स्टेशन हैं, 12 पुलिस स्टेशन में भी हमने ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी है और दूसरे खिदमत मराकज़ में भी रात 9 बजे तक हम ऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली आवाम की सहूलत के लिए ये फैसला किया गया कि थोड़ा सा टाइम डेडलाइन में जो है वो एक्सटेंड कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है जवाद साहब, हमने ये देखा था कि मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब में भी वज़ीर आला थे निगरान तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात पे जोर दिया था और लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो फिर खिदमत मराकज़ का रुख किया, लाइसेंस बनवाए थे और अब इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं इसी की वजह से, लोड की वजह से आपको डेट आगे करना पड़ी है। सर अब पेपरलेस जो है हर कोई होना चाह रहा है, डिजिटल दौर है, लेकिन ये हिदायत जो शहरियों को दी गई है कि आपने जनाब फिजिकल कॉपी लाजमी रखनी है, डिजिटल कॉपी काबिल कबूल नहीं होगी, इस पर लोगों का एतराज़ है, इसकी क्या वजह है आपके पास? जी ऑब्वियसली जो फिज़िकल कॉपी है वो ज़रूरी इसलिए होती है कि एट टाइम्स अगर आपका लाइसेंस पुलिस को रखना पड़ जाए, कोई बंदा उस वक्त फ़ाइन पे ना कर सकता हो या कोई इस किस्म की सिचुएशन हो तो वो फिज़िकल कॉपी होनी उस वक्त ज़रूरी होती है सबमिट करवाने के लिए। अच्छा जवाब साहब, क्या इस डेडलाइन के बाद वाकई सख्त कार्रवाई की जाएगी या फौरन से कार्रवाई शुरू हो जाएगी या सिर्फ अभी वार्निंग्स जारी की जाएंगी? नहीं जी, इसके फ़ौरन बाद जो है वो कार्रवाई बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। 7th के बाद जैसे ही डेडलाइन कंप्लीट होगी तो उसके बाद बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अभी तक तो कुछ सॉफ्ट मेजर्स जिसमें हम कहते हैं कहीं वार्निंग दे देते हैं या फाइंस कर देते हैं, लेकिन 7th के बाद डेडलाइन ख़त्म होते साथ ही जो इस तरह की वायलेशंस होंगी, ट्रैफिक वायलेशंस, रैश ड्राइविंग और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा स्पेशली वो तो बिल्कुल FIR फेस करेंगे और उनकी जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स हैं वो भी इंपाउंड कर लिए जाएंगे थाने में। बिल्कुल ठीक है जवाद साहब, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का ऐलान किया गया है, क्या मौके पर ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी? इस हवाले से तफसीलात बताइएगा, क्या मैकेनिज्म होगा? कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी शहरी को? नहीं जी, इसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, ये चीज़ हम बड़ी क्लियर कर दें। मौके पे ही बंदे को गिरफ्तार करके फौरी तौर पे थाने पहुंचा दिया जाएगा गाड़ी समेत और वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक स्टाफ हमारा जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा के FIR देगा उस बंदे के ऊपर और गाड़ी भी उनकी उसी वक्त थाने में जो है वो इंपाउंड कर ली जाएगी और बंदे को मौके पे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि मौके पर ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और फौरन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अक्सर शहरी ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि लाइसेंस बनवाने का जो अमल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सहूलत के लिए इस हवाले से क्या इकदाम किए हैं ताकि उनको जो है आसानी मिल सके? जी एक तो जो प्रोसीजर है उसको हमने काफ़ी कोशिश करके जो है वो एक तो सिंप्लीफाई किया है। ऑब्वियसली उसमें रश बढ़ने की वजह से थोड़ा सा वेटिंग टाइम बढ़ गया था, उसमें हमने अब अपने जो ट्रैफिक ऑफिस है और जो F6 वाला फैसिलिटेशन सेंटर है उसमें हमने काउंटर्स को डबल कर दिया है। वहाँ पे जो है हमने स्टाफ को डबल कर लिया है, 24/7 उनकी फैसिलिटी बढ़ा दी है, ऑपरेशनल टाइम जो है वो 24/7 कर दिया है। तो जो प्रोसेस टाइम है उसको भी हमने रिड्यूस किया है, 1-2 स्टेप्स को बीच में से ओमिट करके और अदरवाइज फैसिलिटी जो है वो 24/7 तक एक्सटेंड कर दी है। और उसमें अब हम सीनियर ऑफिसर जो हैं IGP समेत तमाम सीनियर ऑफिसर जो हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर्स का, ट्रैफिक ऑफिस का डेली खुद विजिट कर रहे हैं कि अगर किसी शहरी को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात पेश आ रही हो तो हम उसको उधर ही मौके पे फौरी तौर पे एड्रेस भी करते हैं। जी अच्छा जवाद साहब, ये लाइसेंस के हवाले से तो मामला बिल्कुल ठीक है, जो यानी कि रिहायशी हैं इस्लामाबाद के, जो दीगर शहरों से दूसरे शहरों से आने वाले हैं, दूर दराज से इस्लामाबाद में आने वाले हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके लिए आपका पैगाम क्या है? जी इस्लामाबाद में दूसरे शहरों से आने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए बेसिकली पैगाम हमारा यही है कि इस्लामाबाद में आप जो भी रोड यूज़र होगा उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस लागू होंगी। तो बराए मेहरबानी जब भी आप आ रहे हैं इस्लामाबाद में एंटर हो रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास आपका वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस मौजूद है, किसी भी शहर से इशू हुआ जी।
सही, यानी कि जवाब साहब आपके कहने का मतलब है कि जो शहरी हैं वो भी और जो आउट ऑफ सिटी से भी कहीं दाखिल हो रहे हैं इस्लामाबाद में, तो ये रूल उन पर लागू होगा, उनके पास लाइसेंस होना लाजमी होगा। अव्वल तो वैसे हर शहरी के पास अगर जो ड्राइव कर रहा है, जो रोड पर है, उसके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। ख़वातीन और तलबा और या सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइसेंस के अमल में कोई खुसूसी सहूलत रखी गई है या सबके लिए इक्वली ट्रीट किया जाएगा? जी इसमें जो है वो लीनियंसी तो किसी के लिए नहीं है जी। सबको ही ड्राइवर्स लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा, चाहे वो लेडीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, सबको लेना पड़ेगा ड्राइवर्स लाइसेंस। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने जो है, जैसे हमारा जो मेन ट्रैफिक ऑफिस है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारा रश होता है, वहाँ पर लेडीज़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने एक अलग से एक हॉल मुख्तस किया हुआ है जी, तो उनको हम वहाँ फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं जी। अच्छा जवाद साहब, बिल्कुल इस्लामाबाद एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है और वफाकी दारुल हुकूमत है, और हमेशा हम देखते हैं कि जब रेट किया जाता है तो ओवरऑल पूरी दुनिया में भी इसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। इसको सर डिजिटलाइज करने के लिए आपका कितना फोकस है? जिस तरह हम पहले लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे थे, मोटरवे पे हम देखते हैं चालान करने का वो जो तरीका कार है वो मुख्तलिफ है। तो सर ये जो लोग अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, कितनी देर में लाइसेंस जो है वो इन तक पहुंच जाता है? और इस दौरान अगर नहीं पहुंचता तो फिर क्या कोई ई टिकट इनके पास होती है या फिजिकल टिकट जो है वो लाजमी है इनके पास रखना? जी एक तो हमारा भी जो सारा सिस्टम ड्राइवर लाइसेंस इशुएंस का है वो तो सारा डिजिटलाइज ही है, और उसके अंदर टाइमली हम भी डिलीवर कर देते हैं लाइसेंस। लेकिन जब तक लाइसेंस आपको इशू नहीं हो जाता तो जो उसकी रिसीट है वो आपके पास होनी लाजमी है। उस रिसीट भी होगी तो उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। किसी के पास लर्नर्स है या ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है और आपके पास रिसीट मौजूद है, हमारे ऑफिस की वैलिड रिसीट इशू हुई भी, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको जब तक लाइसेंस इशू नहीं हो जाता वो तब तक उसको उस तरह से रिसीट के थ्रू चला सकते हैं। जवाब साहब, आखिर में इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो बर वक्त लाइसेंस हासिल करें और कानून की खिलाफ वर्जी से बच सके? और जवाब साहब ये भी ऐड कर लीजिएगा, किसी का अगर लर्नर जो है वो एक्सपायर हो गया किसी वजह से, वो नहीं बनवा सका या वो शहर से बाहर था, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? जी उसमें एक तो लर्नर को एक्सटेंड करवाने की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप लर्नर को एक्सटेंड करवा सकते हैं जी, उसको आप थोड़े से टाइम के लिए दोबारा से जाके एक्सटेंड करवा सकते हैं, और उसके बाद जब भी आपने टेस्ट देना हो, जो आपको टाइम मिलेगा वो आप टेस्ट दे के फिर अपना फाइनल जो ड्राइवर्स लाइसेंस है वो इशू करवा सकते हैं। और बाकी तमाम शहरियों के लिए हमारा पैगाम यही है कि ये सारी जो सख्ती करने का और इसको इंश्योर करवाने का मकसद ये है कि जो रोड सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। अगर आप फिगर्स देखें तो हम जो हैं वो आर्म्स लाइसेंस और आर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इतनी अमवात शायद वेपन्स के थ्रू नहीं होती हमारी जितनी हमारी रोड्स के ऊपर हो जाती है। बिल्कुल, ये जो अनाड़ी रोड्स को सेफ करना जी, ये जवाब से अनाड़ी ड्राइवर जो सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है जी, रोड्स की सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें शहरियों के लिए यही पैगाम है कि ड्राइव सेफ और खुद भी महफूज रहें और दूसरे शहरियों की भी हिफाजत का पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है जवाब साहब, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं, और बिल्कुल हम अवेयरनेस फैलाने के लिए आना बचाना है, क्योंकि रोड सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है। आए रोज़ हम देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हादसा जो है वो सड़कों पर रूनुमा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जवाद तारिक साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, आप भी अगर लाइसेंस नहीं रखते तो जनाब आप प्रॉपर ड्राइविंग सीखें, लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और अपना टेस्ट देके अपना लाइसेंस हासिल करें। खुदा ना खास्ता अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई इस पर होती है। तो अपने आप को कानून के दायरे में लेकर आएं, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। और हमारे प्रोग्राम में इस तरह के टॉपिक शामिल करने का मकसद भी यही होता है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें जी। और ये भी साहब हमें बताएं कि शहरी खुद को तो महफूज रखेंगे सड़कों पे, गर्मी से कितना महफूज रह सकते हैं हम, और मौसम जो है वो किस तरह का हो सकता है, कितनी मौसम की सख्ती हो सकती है, उससे बचना भी बड़ा जरूरी है। तो बताइए मौसम कैसा है? गर्मी देख रहे हैं और कहीं कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश भी है, और मौसम की ओवरऑल क्या सूरत हाल है ये हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। तो आइए चलते हैं और मौसम की सूरत हाल बताते हैं। मुल्क भर में सूरज का राज बरकरार है और बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ाज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। और गिलगित बल्तिस्तान में हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मतला जो है वो जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू लिए चलते हैं आपको और यहाँ का टेम्परेचर देखते हैं। तो स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 18 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाके सूरज की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा का, और आपके साथ शेयर करते हैं केपीके का मौसम, जहां पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड और कोहिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। और अब जिक्र करते हैं जी लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां पर बेशतर इलाकों में सूरज अपना जलवा दिखाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको, और यहाँ का टेम्परेचर शेयर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान चलते हैं जी, मुल्तान का टेम्परेचर देखें तो ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे की बात करें बलोचिस्तान की, और यहाँ पर देखते हैं मौसम की सूरत हाल क्या है। बेशतर इलाके जी गर्मी की लपेट में रहेंगे। फलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं मीठे बोलों के देश सिंध का, जहां पर हम मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई की है। तो जनाब मौसम की सूरत हाल आपने जान ली, तो अब आप अपने दिन भर की मसरूफियात में बखूबी आगाह हैं कि जनाब मौसम कैसा रहने वाला और आपको किस किस्म की तैयारी रखनी है। इस मौसम से निपटने के लिए हम एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं और फौरन ब्रेक पे जाकर वापस आते हैं। तो यहाँ हुआ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं जी। एशिया कप की बात करेंगे। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त दे दी और फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया और एक के बाद एक बैटर जो है वो आउट होता गया और 49 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। और इस बार भी जी साइम अयूब की अगर हम बात करें तो उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला, खामोश रहा और वो बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। वो एशिया कप में जी चौथी बार 0 पर आउट हुए। बिलाखिर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस और शाहीन शाह अफरीदी ने सहारा दिया टीम को। मोहम्मद हारिस 31 और शाहीन शाह 19 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी बैटिंग लाइन भी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने लड़खड़ा गई। 136 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश क्रिकेट टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी। अब फाइनल में 28 सितंबर को कौमी टीम का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होने जा रहा है। एशिया कप की तारीख में ये पहली बार है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें
फाइनल में टकराएंगे। आमने सामने होने जा रही हैं। तो इसी तमाम तरह सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, बांग्लादेश के खिलाफ टॉप ऑर्डर की नाकामी के बावजूद पाकिस्तान ने बिल आखिर मैच जीत लिया, और मैच का जो टर्निंग पॉइंट आप समझते हैं कि क्या था, और ऐसी क्या वजूहात रही कि ये मैच जीत लिया? क्योंकि आगे तो भारत से टक्कर है, तो क्या अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो आप इस मैच का अगर आप बात करें तो आपको पता हर मिनट के बाद टर्निंग पॉइंट था, लेकिन एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम आपको वापस एक जेल अप स्क्वाड नजर आया। मैं बॉलिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ। बैटिंग के अंदर मुझे पता है स्टिल वो फ्लॉज आपको नजर आते हैं कि जैसे मिसबा भाई ने भी कहा था कि बिस्मिल्लाह तो आपके ऊपर से नहीं हो रही, तो मिडिल ऑर्डर को क्या आपने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो आज भी मैं कहता हूँ कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप हमेशा अपने ओपनर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपके मिडिल ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं आके चिप इन करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुझे पता है वो 2-0 इस वक्त है, क्योंकि उन लोगों ने हमें शिकस्त 2 मैचेस में दी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का जो पूरी की पूरी टीम, अगर एक एक प्लेयर की बात करूं, वो टेस्ट हुआ है प्रेशर सिचुएशन के अंदर, क्योंकि कभी हमारी ओपनिंग नहीं चलती, कभी हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, तो हर एक प्लेयर ने अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले किया। वैरस अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को स्टार्ट ही अच्छा मिल जाता है, उनके मिडिल ऑर्डर पे अभी तक प्रेशर नहीं आया। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जहां पर उनका ऊपर का ऑर्डर जल्दी अगर आउट हो गया, अभिषेक की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, तो उनका वो प्रेशर मिडिल ऑर्डर कैसे लेगा, अभी तक किसी मैच के अंदर वो चीज़ नजर आपको नहीं है। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए कि वो किस तरीके से उसको साइकोलॉजिकली अपना ओवरकम करता है। वेरस पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट की बात करें तो पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट वही आपको नजर आया जो हमेशा बात होती है कि ये वो टीम है कि कभी भी आपको अप एंड डाउन होती है। जिस तरीके से अगर ये जेलअप हो जाए अगर लेटर टूर्नामेंट के अंदर जाके, तो इससे खतरनाक टीम नहीं है। जिस तरह से आप भी मिसबाहुल हक का हवाला दे रहे थे कि वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह ही नहीं आप कर पाते, तो कौमी टीम के टॉप ऑर्डर की नाकामी की वजह क्या है? क्या फिर कोई तब्दीली ले आए उसके अंदर? फखर जमान की बात करें, सीनियर प्लेयर हैं, कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में आखिर नाकाम है क्यों? देखिए, मसला आप तब्दील कैसे करेंगे किसी को? आप इस वक्त ऐसे वर्ज के ऊपर बैठे हैं जहां पर आपने टूर्नामेंट का टाइटल इस वक्त जीतना है। इस वक्त अगर आप मुझे पता है कि बहुत सी बातें चल रही हैं कि साइम अयूब को बिठा के आप हसन नवाज को लिए हैं। फिर मसला ये है कि साइम अयूब को भी समझ नहीं आती ना क्रिटिसाइज कितना करेगा। फिर उसने जाके ओवर्स, आपको पता है वो जो उसके 3-4 अपना ओवर्स थे, उसको एक चेंजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं मैच का भी था, जिस तरीके से उसने कल ओवर करवाया। तो इस टाइम पे जाके कोई स्क्वाड के अंदर आप तब्दीली करेंगे तो वो या तो वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इतना हाई वोल्टेज मैच होता है, आपको पता है कि उसमें आपका कैरियर बनता भी, कैरियर खत्म भी हो जाता है। फखर जमान की बात करें, देखें मुझे पता है बहुत टाइम से बात होती है कि ही इज अ मैच विनर। वो एक अगर कोई बड़ा मैच भी हो अगर वो खेल जाए तो एक साइड पे पूरा का पूरा अपना वो चीज लगा देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी की बात करें, ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, इतनी चॉप्स एंड चेंजेस पाकिस्तान टीम में हुई हैं। कभी आप मिडिल ऑर्डर में चले जाते हो, कभी आप ओपन कर लेते हो, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म की है ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप बात करें तो हैज़ बीन वन ऑफ द फिनोमिनल। मुझे पता है कि थोड़े पैचेस के अंदर आपका मामला चलता हुआ एशिया कप के अंदर आपकी टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन स्टिल अवाम को साइम अयूब से बड़ी उम्मीदें हैं। साइम अयूब फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, और अगर इन मैचेस में नहीं वो चल पा रहे तो फिर आगे भारत से जब टाकरा होगा वहां कोई सरप्राइज दे सकते हैं वो? देखिए, मैंने कहा ना कि साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर है प्लेयर्स के ऊपर। एक तो सोशल मीडिया का भी होता है, ऑब्वियसली मीडिया का फैन प्रेशर होता है। फिर जब आपने पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना तो इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा ना 1 मिनट अप है 1 मिनट अप डाउन है। फिर आपको 28 इनिंग्स में स्टार्ट अगर बात करूं तो 28 से 27 इनिंग्स के बाद आपको याद है उसने 50 किया था। उससे पहले आज सच को इसका स्कोर नहीं था। साइम अयूब का यूटिलिटी क्रिकेटर है। इंडिया के खिलाफ जो उसने 1-2 शॉट्स खेली थी, ऐसे लगा कि शायद उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। लेकिन 2 चीज़ें हमेशा देखी जाती हैं। आई नो कि उसका मेन जो सा सब्जेक्ट है वो बैटिंग है, उसने बैटिंग के अंदर हमें एक स्टांस देना है। लेकिन अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है, कल अगर उसकी एनर्जी या फील्डिंग में देख लें तो नजर आता है कि यार लो इन कॉन्फिडेंस नहीं है उसका। कॉन्फिडेंस फिर भी इस वक्त अच्छा जा रहा है। मुझे पता है 3 से 4 उसको अपना जो उनसे वो डक आउट हो चुके हैं, रिकॉर्ड भी बन चुका है। वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप ये कहें कि हमने स्क्वाड को चेंज करना है, मैं उस हक में नहीं। मुझे पता है हसन नवाज की बात होती है कि उसको ले आए स्क्वाड के अंदर, लेकिन एक ट्रिकी विकेट की बात करूं तो जितने भी बांग्लादेश की मैच की बात करें इंडिया के साथ या पाकिस्तान, वो विकेट्स डिफरेंट थी। कल भी विकेट को आसान नहीं थी अपना कि आपको स्लॉग हिटिंग वहां पर इजीली हो जाए। लेकिन ये एशिया कप याद रखिएगा कि इंडिया जोन से इस एशिया कप जोन सा बेसिकली इंडिया का था। आपने चीन के यूएई में उसको लेके आए, तो जो फाइनल मैच होगा
उसके अंदर वो विकेट्स वो बनाएंगे जिनको ज्यादा वो इंडिया को सूट करे। इंडिया को आपको पता है स्पिन ट्रैक ज्यादा सूट करता है। पाकिस्तान का मसला बना हुआ है अभी भी, वो जो 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में जो एक स्पेल होता है जहां पर आपने कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी है, रन बॉल खेलना है, अपने रन रेट को मेंटेन करना, उसमें पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान उस साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर कैसे निकलता है। हुसैन तलत पे भी कल बात हो रही थी, लेकिन मैंने कहा ना कि इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है एशिया कप के अंदर कि 2-2, 3-3 मैचेस पे आप किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सको। ये बताइएगा, जिस तरह से टीम मैनेजमेंट की बात करें, पीसीबी की बात करें, जिस तरह से चंद एक प्लेयर्स को थपकी दी गई है, तो इनको कितनी थपकी देने की इस वक्त ज़रूरत है कि भाईजान आपको फ्री हैंड है, आप खेलें किसी भी खौफ से, किसी भी दबाव से आज़ाद होकर, आप बस अपना बेस्ट दें, ये इस वक्त कितना ज़रूरी है इनके लिए? देखिए ये ज़्यादातर प्लेयर्स आपको पता है वो बड़े नाम जो उनसे उनको रिप्लेस करके हैं। बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, जैसे हारिस है, या दूसरे प्लेयर्स की बात करूं। मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से बात चल रही है। एक दिन मैच से पहले जब एक बड़ा प्लेयर जब एक नाम रिप्लेस करता है ना किसी बड़े प्लेयर को, तो उसके ऊपर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि मैं जिस नाम को रिप्लेस करके हूँ मैंने वो परफॉर्म करना है पोजीशन के अंदर। इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कल आपके सामने उसने 30-31 की है हारिस ने, वो भी एक साइन ऑफ रिलीफ था। जिस पोजीशन पे उसने जाके किया वो बड़ी ज़बरदस्त एक इनिंग्स थी। अगर नवाज के साथ वो ना खेलता तो हमारे आपके सामने जो आपकी सिचुएशन हो चुकी हुई थी, शाहीन ने आके थोड़ा सा बीच में चिप इन किया। अच्छी बात है कि कप्तान ने आके फिर बैकअप भी किया अपना प्रेजेंटेशन सारी टीम को। दैट शोज के कमिटमेंट और एक जेल अप स्क्वाड कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, इन लड़कों को आपको बैकअप करना है। खास करके आपकी जो नेशन इस वक्त बैठा हुआ है इनको बैकअप करना है। ये बड़ा मैच है। 14 साल में 40 साल में आपको पता है पहली दफा एशिया कप और यकीनन प्रेशर भी होता है। लेकिन हम पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग लाइन फाइनल से पहले ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, सवालिया निशान भी बनी हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही, क्या इस तरह की अगर परफॉर्मेंस रही तो भारत जैसी बड़ी टीम को हराया जा सकता है? देखें अगर फ्रैंकली स्पीकिंग बात करूं तो ठीक है, खुशी तो अपनी जगह है कि हम जीते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मैं कहता हूं कि मुश्किल भी है। इतना आसान नहीं। उनकी टीम अच्छा खेल रही है, उनके बैट्समैन अच्छे हैं, उनके बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपनी जो उनका पेस पैटरी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। लेकिन फुल ऑफ अगर आप देखें तो उनके पास वो एक स्क्वाड मौजूद है जो कि टफ टीम्स को टाइम दे सकता है। उन्होंने दिया भी, उनके ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इतनी ज़्यादा चॉप्स एंड चेंजेस आप अगर फाइनल मैच के अंदर भी करेंगे, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको बैटिंग ऑर्डर को भी देखना पड़ता है। फिर सबसे अच्छा जो साइकोलॉजिकल जो 2-3 मैचेस में आपको नजर आया कि शाहीन स्ट्रगल कर रहा था लेफ्ट आर्म बैट्समैन के खिलाफ, वहां पर आपने फहीम अशरफ को लगा दिया क्योंकि राइट वर्सेस लेफ्ट आर्म आपको ज़्यादा मैं कहता हूँ इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है शाहीन का। लेकिन एक अच्छी बात अबू धाबी के बाद वो जो एक स्पेल था उससे उसको रिदम वापस मिला। कल पेस डिलीवरीज भी आपने देख ली, हारिस रऊफ की भी देख ली। तो चीज़ें हम लोग ऑन अ लाइटर नोट हमेशा जाना जाता है ना, पाकिस्तान बहुत देर से जाके बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जागता है और जब जागता है तो बड़ी तगड़ी टीम बन के वापस आती है। लेकिन आपका बॉलिंग स्पेल्स की बात करूं, आपके स्पिनर्स की बात करूं, कल जिस तरीके से आपका एक पूरा टीम यूनिट नजर आया फील्डिंग के अंदर, आपको पता है इंडिया हो चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका, वैसे आपने बात की कि बिल्कुल हमें जो है वो तैयारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा और अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश भी की होगी और हम उम्मीद करते हैं कि कोई टीम जो है बेहतरीन हिकमत अमली बनाए और अपनी खामियों पर काबू पाकर अब भारत की टीम की जो खामियां उनको तलाश करे और वहां पर उन्हें हिट करे और फिर ही जनाब ये जो रिकॉर्ड है इतनी देर के बाद ये जो दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आ रही हैं तो पाकिस्तान यहाँ पर जीत सकता है और पाकिस्तानियों को खुशी दे सकता है। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करना होगा। यस, प्रेशर होता है और अवाम की तरफ से क्रिटिसाइज भी बहुत किया जा रहा है। बैटिंग लाइन के हवाले से अगर हम बात करें तो अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों अगर स्ट्रॉन्ग कर लें और भारत को हरा देना तो अवाम को खुश कर दें। वैसे मेरी तो उम्मीदें बस ये पाकिस्तानी टीम से यही है, एक बार तो आपके पास कौन सी खुशी की खबर है अभी? मेरे पास एक और वैसे खुशी की खबर है कि हुकूमत की जानिब से जी एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 साल पुरानी गाड़ियों की जो कमर्शियल दरामद की इजाजत है वो दे दी गई है, जिससे गाड़ियों के शौकीन अफराद को आलमी मयार की गाड़ियों का एक नया इंतखाब मिलेगा। वजारत खजाना के मुताबिक ये गाड़ियां जो हैं 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी और इस पर जी 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद हो। इससे पहले वहाँ अगर हम देखें तो सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी जो है वो इंपोर्ट करने की इजाज़त थी और साथ ही साथ फिर अगर देखा जाए तो कमर्शियल बुनियादों पर नहीं थी, वो भी गिफ्ट स्कीम के तहत या फिर आप इक्का दुक्का गाड़ी जो थे वो मंगवा सकते थे। मगर अब खुशखबरी ये है कि ये ड्यूटी हर साल 10% कम की जाएगी ग्रेजुअली और 2029 तक तो जनाब ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। फिर 29 में खरीद लेते। इसका मकसद ना सिर्फ गाड़ियों की कीमतों में जनाब कमी लाना है बल्कि मार्केट में मुसाफकत भी बढ़ाना है। वो जो पहले बिग 3 हुआ करते थे अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, तो इस फैसले से गाड़ियों की सनत में नया जोश भी पैदा होगा।
सारिफीन को ना सिर्फ सस्ती बल्कि बेहतर लग्जरी गाड़ियां मिलेंगी जिनमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होंगे। ये मुकामी गाड़ियों की कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा इससे, और एक नया दौर जाने वाला है जिसमें कीमतें कम, ऑप्शन ज़्यादा और टेक्नोलॉजी मज़ीद जदीद होने वाली है। तो जनाब जो गाड़ी खरीदने के लिए सेविंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये 2029 में खरीदे नहीं, आप अभी से कर लेना, ड्यूटी कम होती प्लान शुरू करें। और अच्छा, एक और भी खबर है, गाड़ियां भी मिल रही हैं, हम सफर भी मिलने वाले हैं, क्या क्या कुछ होने वाला है, बड़ी जदीद दौर, टेक्नोलॉजी, सारा सफर ही चल रहा है। इंग्लिश वाला या उर्दू वाला सफर? टेक्नोलॉजिया है ना। टेक्नोलॉजिया। तो नाजरीन के लिए जी एक और खबर है जी, मेटा ने ऐलान किया है कि अब फेसबुक सिर्फ दोस्त नहीं बनाने में काम आएगा या तस्वीरें या लाइक करने वगैरह, ये पोस्ट वगैरह के अलावा भी अब गेम जो है बहुत आगे निकल गया। अच्छा जी। अब यहाँ आप अपना जीवन साथी भी तलाश कर सकेंगे। अब रिश्ता देखने के लिए आपको आंटियों को नहीं कहना पड़ेगा, रिश्ते वाली आंटियों की जॉब भी खतरे में पड़ गई है। खालाएं, मासियाँ, चाचियाँ, ये सारे जो ग्रुप व्हाट्सएप पे बने हुए सब बंद होने वाले हैं क्योंकि फेसबुक ने एक नया फीचर जो है वो फीचर ऐप उससे अब इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आप उससे पूछ सकते हैं कि जीवन साथी कैसा चाहिए आपको और क्या खूबियां होनी चाहिए, और फिर एआई बड़े मजे से आपको वो जी बंदा दिखाएगी या बंदा दिखाएगी या और लड़की दिखाएगी कि आपके जी ख्वाबों का शहजादा या शहजादी ये है, क्योंकि एआई ने जी डेटा के हिसाब से आपका जो हम सफर है वो बताएं कि उसकी खूबियां तो बता देगी, उसकी माली हैसियत भी बताएगी। माली हैसियत एआई इतनी एडवांस है कि बता सकेगी वो डेटा सारा आपको। अच्छा, और जो लोग पहले अब स्टेटस लगाया करते थे फीलिंग लोनली विद 47 अदर्स, वो अब नहीं लगाएंगे, अब वो लोनली नहीं रहेंगे। अब ये जो जग्गा पहलवान, किंग, प्रिंस, फलाना, मुझे लगता है कि माम जो फेसबुक है ना, ये जो लोनली वाला स्टेटस है ना उससे बड़ा तंग आ गया। उसने कहा ये जो लोनली वाले इन्हें तो कहीं ठिकाने लगाया, इनको ठिकाने लगाएं। तो आप देखें, अब फटाफट जाएं और अपना हमसफर भी तलाश कर सकते हैं। ये एक वैसे बड़ा मुश्किल था ना, आज के दौर में हमसफर तलाश करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। रिश्ते वाली आंटियों के जो टेंट्रम्स हैं और वो जो जनाब उन सबसे आपको निजात मिल जाएगी। तो जनाब बड़ा आसान होने वाला है, फ़ोन उठाकर आप जवाब जो है वो दे सकते हैं सवालों के, और फिर फंक्शंस में भी जनाब जो फेक हम देख रहे होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जी, बदलता दौर है, टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। मुझे लगा कहने लगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले जी हम ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे थे और बता रहे थे कि इस्लामाबाद में किस तरह से अब जी लाइसेंस के लिए सख्ती होगी। अब एक और चीज़ भी है, एआई ड्राइविंग टेस्ट भी आपको दिलवा सकती है बहुत अच्छे से। ड्राइविंग टेस्ट के निज़ाम में भी दिलवा रही है, टेस्ट भी दिलवा रही है। टेक्नोलॉजी, मैं कहीं जा रही हूँ ना, टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। यस, तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए एआई जो है वो अब बहुत ही अच्छा शाहकार सामने ले आया है कि जी गाड़ी भी तैयार हो गई है जो टेक्नोलॉजी के जरिए उम्मीदवार का ड्राइविंग टेस्ट लेगी। और ये गाड़ी जो है ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत तैयार भी की है। सबसे पहले इसका आगाज लाहौर से किया जा रहा है और फिर इसे पंजाब के दीगर शहरों तक भी पहुंचा। इससे फिर माम वो शिकायत भी नहीं रहेगी ना कि पता नहीं शायद जो टेस्ट लेने वाला है उसको मेरे साथ कोई मसला था, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, उसने मुझे पास नहीं किया। जनाब सब कुछ जो होगा वो आपकी कारकर्दगी आपके सामने होगी। रुबीना यूसुफ ने खुसूसी इस पर रिपोर्ट तैयार की है, बिला ताखीर वो देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मरतबा एआई बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट के लिए कार तैयार की गई है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक पुलिस वकास नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर मुझे बताइएगा कितना ज़बरदस्त आइडिया, ये कहाँ से सामने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली सीएम पंजाब ने हमें टास्क किया था कि जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट रेजीम है इसको एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए और दूसरा इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि हर बंदे को ये पता हो कि उसे ख़ुद ड्राइविंग टेस्ट दे के ख़ुद ड्राइविंग टेस्ट पास करके लाइसेंस मिलेगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि इसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए और उसका जो ये फर्स्ट स्टेप है इसमें राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार आता है उसके तारुफ़ से लेके गाड़ी के चलाने और उसकी हिदायत और उसके जो ड्राइविंग टेस्ट का फ़ाइनल रिज़ल्ट है
तमाम तर चीज़ें ऑटोमेटेड हैं और इसका एनालिसिस जो है वो AI एनेबल्ड सॉफ्टवेयर करता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और पूरी ट्रैफिक पुलिस में कोई भी बंदा जो है पास को फेल और फेल को पास करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है सर, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, इसको तैयार करने में? अभी डेवलपिंग प्रोसेस है और ये जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है इसको तकरीबन 6 हफ्ते लगे। अब हम इसको रिफ़ाइन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे 150 से ज़ायद जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं ये उनमें इस्तेमाल होगी जो कि फॉर ऑफ एरियाज़ में हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। सो हम इसको अब एक्चुअल कंडीशंस में टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसको अपग्रेड करके इसका सेकंड वर्जन लेके आएंगे। तो ये ठीक है सर, इसके बाहर भी कैमरास लगे हुए हैं, अंदर भी कैमरा इंसर्ट किया गया, ये किस तरह से काम करते हैं? इसमें टेक्नोलॉजी के 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर ये जो कैमरास आप देख रहे हैं, इन कैमरास के ज़रिए इसके जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो इसके विजुअल्स जो हैं वो कैप्चर होते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है और ये बुनियादी तौर पे आपकी जो ट्रैक परफॉर्मेंस है उसको जज करते हैं। इस दौरान अगर आपकी गाड़ी किसी कोन से टकराती है, आप ट्रैक से बाहर चले जाते हैं तो ये कैमरास जो हैं उसको मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं। दूसरा इसका मेकनिज़म गाड़ी के केबिन के अंदर है जहाँ पे आपकी केबिन ड्रिल्स हैं उनको चेक किया जाता है। वेदर आपने गाड़ी में बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाई, आपने जो अपनी हैंड ब्रेक थी वो नीचे की, आपने ये हर चीज़ कैमरा कैप्चर कर रहा है। ये सारे का सारा कैमरा कैप्चर कर रहा है और डिफरेंट सेंसर्स इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह हमारे इस गाड़ी में प्रेशर सेंसर्स भी हैं, इसी तरह मूवमेंट सेंसर्स भी हैं। तीसरा जो है वो हायर लेवल का एक इंटरवेंशन है जिसमें हमारा एक सॉफ्टवेयर जो कि GPS अनेबल्ड है, वो आपकी ट्रैक की जो सारी की सारी परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करता है। यानी आप जब गाड़ी चला रहे थे तो आपने कितनी दफ़ा गाड़ी बंद हुई, कितनी दफ़ा रिवर्स करते हुए आपने बार किया, कितनी दफ़ा आप की गाड़ी जो है वो कौन से टकराई और गियर चेंज कैसे किया जी, और आपका जो ट्रैक था उससे आप बाहर कितनी दफ़ा गए। तो ये GPS एनेबल्ड जो हमारा सिस्टम है वो इसको रीड करता है। सो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी ये सवाल है कि बाकी जो बहुत सारे लोग आजकल गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है, क्या अब दोबारा से उनका चेक किया जाएगा कि आपने आर्टिफिशियल बेस इंटेलिजेंस कार्ड से लिया हुआ है या पहले से? जब तक कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं करते या जब तक कि कोई वो बड़ी जो है कोई गलती वायलेशन नहीं करते उस वक्त तक हम उनको दोबारा टेस्ट के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई साहब हैं जो कोई फेटल एक्सीडेंट करते हैं या कोई बार बार जो है उनके रिकॉर्ड में आ रहा करते हैं, रिकॉर्ड में आ रहा है, तो वी मे आस्क देम टू टेक दिस टेस्ट अगेन। ठीक है सर, हमारी जो ख़वातीन है क्या लगता है पास कर जाएंगे इसको? ख़वातीन के लिए हम एक बड़ी स्पेशल इसके साथ और जो है फैसिलिटी भी ऑफ़र कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मोबाइल ड्राइविंग वैन्स हैं वो ख़वातीन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जाएं ताकि ख़वातीन जो है इन्हीं गाड़ियों पे अपने आप को पहले ट्रेन कर सकें और फिर टेस्ट दे सकें। दूसरा इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे तमाम ड्राइविंग स्कूल्स में सिमुलेटर्स हों जहाँ पे कोई भी खातून या कोई भी मर्द जाके बार बार प्रैक्टिस कर सके और उसके बाद जब उसे एतमाद हो जाए कि अब उसका स्किल लेवल जो है मतलूबा मयार तक पहुंच गया है तो फिर वो आके टेस्ट दें। ठीक है सर, यहाँ पर बहुत सारे लाहौर में हैं ड्राइविंग स्कूल हैं, तो क्या आप लोग उन्हें ये देंगे गाड़ी या वो खुद से परचेज़ कर सकते हैं? ये गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगी। सो हम हमारे जितने भी टेस्ट सेंटर्स हैं 150 से ज़्यादा हैं पूरे प्रोविंस में, वहाँ पे ये गाड़ी हम देंगे। और उसके अलावा अगर कोई ख़ुद परचेज़ करके और ख़ुद अपने टेस्ट के लिए अपने ड्राइविंग स्कूल में रखना चाहता है तो इट इज़ अप टू देम। थैंक यू सो मच, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं किस तरह से काम करती है। मैं आपके सामने इसमें बैठूंगी और हम सीट बेल्ट पहनते हैं और फिर देखते हैं।
जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं एक ऐसी गाड़ी के पास जो पाकिस्तान में पहली मर्तबा AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर 2 अभी डमी टेस्ट हुए हैं जिनकी स्लिप ऐसी होगी, पास और फेल। जिसको भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना है सबसे पहले तो उसको मैनुअल कार आनी चाहिए। मुझे मैनुअल कार ड्राइव करना नहीं आती, इसलिए मैं पास नहीं कर सकी। तो जितने भी हमारे पास स्कूल्स हैं, ड्राइविंग स्कूल्स ख़वातीन सीख रही हैं, तो अब उनको मैनुअल कार पे सीखना होगा, फिर वो अपना लाइसेंस ले सकते हैं। और इससे बहुत ही एक तो ये अच्छी बात होगी कि हम जब रोड्स पर जाएंगे तो अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरे लोगों की जानें भी बचेंगी, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत होगी, आपकी जो है ड्राइविंग में परफेक्शन आएगी। सो प्लीज़ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो ये फोकस करें कि उन्होंने अगर लेना है ड्राइविंग टेस्ट तो वो उनको गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। सही, तो रुबीना ने तो ये ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया, बट आई होप कि जितने देखने वाले हैं वो ये टेस्ट पास कर लें, और आसान सहूलत है, फ़ौरन से जाएं और ड्राइविंग टेस्ट जी आराम से करवाएं। और हफ्ते का जी आखिरी रोज़ है, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी मंडे को। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।